यूजी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरटीएम में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में बात करेंगे अध्यापक शिक्षा के टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं हमने आपको पढ़ा दिया है अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। आज की क्लास में बात करेंगे इसके अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना एवं दूरदृष्टि, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा जो है अध्यापक शिक्षा इसी क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये सब देख सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको हम कवर कराएंगे। एनसीईआरटी क्या होता है, एनसीटी क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको हम कवर करा देंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। आप सभी स्टूडेंट देखिए, अध्यापक शिक्षा के बारे में आप सभी स्टूडेंट को पता है अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य अध्यापकों के प्रशिक्षण व्यवस्था से है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे प्रभावी ढंग से बच्चों को पढ़ा सकें, छात्रों को पढ़ा सकें या शिक्षा प्रदान कर सकें, ठीक है, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना एवं दूरदृष्टि, ये दूरदृष्टि लिखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं दूरदृष्टि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहाँ शिक्षक और छात्र एक ही स्थान पर नहीं होते बल्कि दूर से ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरदृष्टि शिक्षा आप जानते हैं क्या होती है, यानी कि बालक और शिक्षा मतलब टीचर जो एक साथ जो है नहीं होते हैं, यानी कि क्लास में नहीं होते, उपस्थित नहीं होते हैं शारीरिक तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ऑनलाइन कक्षाओं, पत्राचार पाठ्यक्रमों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी को यानी स्थान या समय की बाध्यता नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो दूरदृष्टि शिक्षा है तो इसमें जो है टीचर और मतलब स्टूडेंट की समय बाध्यता नहीं होती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है। अगला टॉपिक है अध्यापक जो है पाठ्यक्रम। तो अध्यापक की पाठ्यक्रम देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अध्यापक के शिक्षण कार्यक्रम पारित करते समय निम्नलिखित सभी बातों पर जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो है ये अध्यापक की पाठ्यक्रम जो है तो इसमें जो मतलब बातें ध्यान दी गई हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए। पाठ्यक्रम की संरचना को ध्यान देना होता है कि पाठ्यक्रम की संरचना कैसी होनी चाहिए। शिक्षा पाठ्यक्रम में शिक्षण कौशल, विषय वस्तु ज्ञान और शिक्षण सिद्धांतों का समावेश होना चाहिए। शिक्षण कौशल, शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन तकनीकी का ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु के अंतर्गत देख सकते हैं शिक्षकों को अपने विषय के बारे में गहरा ज्ञान होना चाहिए। उन्हें छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए। शिक्षण सिद्धांत मतलब जो अध्यापक पाठ्यक्रम होता है उसके बारे में बोला गया है। शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण सिद्धांतों, उनके अनुप्रयोगों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का शिक्षा यानी कि शिक्षा पाठ्यक्रम के छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षण और संस्कृति, ये हेडिंग आपकी है। शिक्षा पाठ्यक्रम को शिक्षण में एक सकारात्मक शिक्षण संस्कृति विकसित करने में मदद करनी चाहिए। ये आपकी डिटेल में हेडिंग है, इसको देखिए। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीन प्रारूप एवं दूरदर्शिता, ये दूरदर्शिता लिखा हुआ है, दूरदृष्टि मतलब, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा ये डिटेल में है। तो अध्यापक शिक्षा में उचित पाठ्यक्रम का स्वरूप बहुआयामी होगा। अध्यापक शिक्षा का वर्तमान पाठ्यक्रम केवल व्यावसायिक कौशल पर बल देता है या शिक्षण विधियों तक सीमित है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो ये वर्तमान समय में जो शिक्षा है ये जो है वर्तमान पाठ्यक्रम केवल पाठ्यक्रम पर जो है बल देती है, व्यावसायिक कौशल पर बल देता है, मतलब यह शिक्षण विधियों तक सीमित है, मतलब शिक्षण विधियों तक ही सिर्फ सीमित है। और तथा अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास के लिए इसमें कम स्थान, यानी कि अध्यापक के व्यक्तित्व के लिए जो है कम स्थान दिया गया है, सामाजिक क्षमताओं या प्रतियोगिताओं में है। इसके बाद देखिए अध्यापक पाठ्यक्रम अध्यापक के सर्वांगीण विकास के लिए उन समस्त पाठ्यक्रमों को अपने में समाहित करना चाहिए जिससे उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हो। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, कि जितने भी विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं महत्व दिया जाना चाहिए जो अध्यापक के विभिन्न बोध और कौशलों को विकसित करते हैं। तो इसमें आप इस तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीन प्रारूप, ठीक है, यानी दूरदर्शिता। तो जैसे कि समझने की कोशिश करना आप सभी स्टूडेंट, जैसे कि आप बालक हैं, ठीक है, और ये टीचर हो गए, ठीक है। तो ये जो टीचर हैं तो टीचर का जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए। ये जो टीचर हैं यानी सेवाकालीन जो शिक्षा होती है तो यानी कि टीचर को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो जिस प्रकार आप जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं अच्छी, जिस प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से टीचर के लिए भी होता है कि जो है अच्छी शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब ये है कि जो है जो टीचर के लिए जो पाठ्यक्रम बनता है मतलब उसको पढ़ाने के लिए टीचर को कि वो अच्छे से पढ़े और बच्चों को पढ़ा सके उसी, और आप जो मतलब क्लास में अपना पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वो अच्छा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इसके बारे में बात कर गए हैं। और इसके यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में अध्यापक शिक्षा में अध्यापक को सोचना सिखाया जाए, ठीक है। इसमें बताया गया अध्यापक शिक्षा में अध्यापक को सोचना सिखाया जाए, ना कि उसे मशीन की तरह प्रशिक्षित किया जाए। कहने का मतलब है कि उसको सिर्फ जो है मतलब पाठ्यक्रम ही जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ उसको जो है तर्क शक्ति भी उसके अंदर जो है विकसित होनी चाहिए, मतलब टीचर के अंदर या बालक के अंदर, मतलब शिक्षा के अंतर्गत। और ये इसी के अंतर्गत टॉपिक है इसको देख सकते हैं। ये बताया गया है यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ये गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है, शिक्षा का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो छात्रों के लिए सार्थक और प्रभावी हो सके। समकालीन समाज के अनुरूप जो शिक्षा होती है तो शिक्षा का समकालीन समाज के अनुरूप होना चाहिए और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। सतत विकास क्या होता है, ये पॉइंट। शिक्षा को शिक्षकों के सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होता है, समावेशी शिक्षा को समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। डिजिटल संसाधनों का उपयोग, यानी कि डिजिटल संसाधन का उपयोग, तो शिक्षा को डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शन जो होता है तो यानी कि शिक्षक क्या कहिए, टीचर आप कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, यानी कि शिक्षा को अनुभवी शिक्षकों द्वारा युवा शिक्षकों को मार्गदर्शन प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे इतना आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सभी स्टूडेंट को। और इसके बाद जो है अगला टॉपिक आता है, ये आपका है इसी के अंदर ये है, यानी कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी जो भी हमने बताया है पढ़ाया है पाठ्यक्रम के बारे में, यही चीज़ें हैं। तो ये जो है ये है तो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी एवं एनसीटीई। तो ये एनसीईआरटी क्या होता है, एनसीईटी क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो एनसीईआरटी के बारे में आप जान लीजिए यहाँ से। तो एनसीईआरटी क्या होता है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल, इसको अच्छे से पढ़िएगा, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक आप कहिए शैक्षणिक कह सकते हैं, अनुसंधान और प्रशिक्षण
प्रशिक्षण परिषद, इसका जो है फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये जो है किस शिक्षा से संबंधित है, स्कूली शिक्षा में सुधार से संबंधित है। ये NCERT ये जो होता है स्कूली शिक्षा से संबंधित होता है। NCTE क्या होता है, ये जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हो जाएगा। और ये किससे संबंधित होता है, ये जो है अध्यापक शिक्षा से संबंधित होता है। ये अलग अलग पॉइंट इसको याद कर लीजिएगा कि शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता, उनकी जो संस्था होती है इनको जो है मान्यता व गुणवत्ता प्रदान करने से संबंधित है। तो ये मेन 2 पॉइंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को पता होने चाहिए कि जैसे कि NCERT होता है ये जो है स्कूल शिक्षा से संबंधित है, और NCTE जो होता है ये जो है अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में NCERT, तो पेपर में आपको जो है इंग्लिश में ना लिखा करके हिंदी में लिखाएगा इस प्रकार से, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको भी पढ़ते रहें साथ साथ। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है, मतलब ऐसे देखिए ये अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में मतलब पाठ्यक्रम के बारे में बोला गया है, इनकी जो है स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है, जबकि NCTE शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है और उनकी गुणवत्ता को विनियमित करता है। ये दोनों टॉपिक हैं, अच्छे से इसको कवर करना है आप सभी स्टूडेंट को, इसको पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट अभी आप नोट्स मत बनाइए लॉन्ग नोट्स, आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए आप जो है जो आपके टॉपिक में जो नोट्स आपने बना रखे हैं और नोट्स में उसमें ऐड करते चलिए, और जो है अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट करते चलिए, और पेपर के बाद आप नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर अध्यापक शिक्षा का औपचारिक स्वरूप होना चाहिए। नए परिवर्तनों के कारण निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिससे पाठ्यक्रमों में नवाचार संभव हो सके। विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही अध्यापक शिक्षा का भी पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि विद्यालय शिक्षा, जैसे भी हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से बालक के लिए शिक्षा जरूरी होती है, यानी कि उसका पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए, मतलब तो इसी प्रकार से जो है शिक्षा के लिए भी अध्यापक का पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नए परिवर्तनों के कारण निरंतर वृद्धि होती है, जिससे पाठ्यक्रमों में नवाचार संभव हो सके। इसी आधार पर निरीक्षण तथा पर्यवेक्षणी कार्य संपन्न किया जा सकता है। सामान्यतः प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्तरीय अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम आज प्रचलित है। तो ये पॉइंट है नोट करने के आपके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आप देखिएगा कि किसके अंतर्गत टॉपिक आपके आते हैं, यहाँ से देख लीजिए। ये अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नवीन प्रारूप दूरदर्शिता, ठीक है, दूरदर्शिता। और फिर ये यहाँ पे अभी हमने ये पॉइंट आपको बताया है, ये जो है ठीक है, ये सब आता है इसके अंतर्गत। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा है प्राइमरी एजुकेशन। तो इसमें मेन पॉइंट बता दें, ये उद्देश्य के तौर पे देख सकते हैं बच्चों की संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है, मतलब ठीक है, देना होता है प्राथमिक शिक्षा का। और ये पाठ्यक्रम होता है भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, कला, संगीत और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों पर केंद्रित है। ये प्राथमिक शिक्षा, और ये कक्षा जो है 1 से 5 तक की शिक्षा है, क्लासेस चलती हैं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत पूछा जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि 1 से 5 तक जो है क्लासेस। और प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक और सामान्य ज्ञान का जो है विकास पर जोर दिया जाता है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है पूछा जाए कि जो है किस शिक्षा पर बल दिया जाता है, तो आपको बताना है सामान्य ज्ञान पर विकास पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, कह सकते हैं। और ये माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सी क्लास आती है, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। 6 से 10 के बीच की आती हैं ये माध्यमिक कक्षाएं होती हैं, कि पूछा जाए माध्यमिक कक्षाएं कौन सी होती है, तो 6 से 10 के बीच आप बोलिएगा। और छात्रों की प्राथमिक शिक्षा पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई और रोजगार के लिए होती है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा जो है ये होती है, यानी कि जब आपकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाती है 1 से 5 तक पूर्ण होने के बाद जो है आपकी माध्यमिक शिक्षा आती है। आप माध्यमिक शिक्षा जो है ग्रहण करते हैं, यानी कि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं रोजगार के लिए। छात्रों की प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई के बाद आपका माध्यमिक शिक्षा आता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान होती है, जीव विज्ञान होती है, भौतिक विज्ञान होती है, ठीक है, ये सब होती है विज्ञान। और गणित, भाषाएं, अंग्रेजी और वैकल्पिक भाषा होती है, यानी कि वैकल्पिक भाषा, कला और शारीरिक अच्छा जैसे विषयों पर केंद्रित होती है। माध्यमिक शिक्षा में ज्ञान का आधार व्यापक करना और छात्रों को 10 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार करना। अगला है उच्च शिक्षा, यानी कि ये पाठ्यक्रम इसमें कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से जो है सिलेबस में मतलब है आपके। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमने सोचा आपको ये बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा पढ़ते चलिए। छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए तैयार करना। पाठ्यक्रम आपका किस प्रकार हो, ये देख सकते हैं। यानी कि छात्र विशिष्ट विषयों में गहराई से अध्ययन करते हैं, जैसे कि विज्ञान, कला, वाणिज्य, ये सब हो जाएगा। और क्लासेस इसमें जो है आपकी 11 से 12 हो जाएंगी उच्च शिक्षा में। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में छात्र विशिष्ट विषयों की गहराई से अध्ययन करते हैं, यानी कि जब कहते हैं ना कि उच्च शिक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, मतलब तो जब बालक जो है 11 और 12 क्लास में आता है तो अच्छे से गहराई से उसको जो है पढ़ता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करना होता है, यानी कि बालकों को जो शिक्षा दी जाती है ये व्यावसायिक तौर पर दी जाती है। और ये उच्च शिक्षा में तर्कशीलता संबंधी शिक्षा का जो है पढ़ाया जाता है आपको। और इसके बाद जो है ये आता है कि शिक्षा, यानी कि इंटर के बाद की आपकी शिक्षा जो होती है जैसे UGC प्रतिमान पाठ्यक्रम, यानी कि तो ये पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे BEd हो गया, ML हो गया, इस प्रकार के कोर्सेज होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, द्वारा लिखा हुआ तैयार किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक मानक या नमूना पाठ्यक्रम, जो विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों में मौजूद पाठ्यक्रम की कमियों को दूर करना है। विषय में नवीनतम विकास के अनुरूप नया पाठ्यक्रम तैयार करना और नवीन अवधारणाओं की प्रस्तुति करता है। मानक पाठ्यक्रम, यह विश्वविद्यालयों को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिससे वे अपने पाठ्यक्रम को पूरा बेहतर बना सके। अब आपको ये प्रकार देखने हैं अध्यापक शिक्षा के प्रकार। तो अध्यापक शिक्षा के प्रकार हमने आपको पढ़ा दिए थे कि जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है पूर्व मतलब सेवाकालीन शिक्षा होता है, एक होता है आपका सेवाकालीन शिक्षा, ठीक है। तो ये डिटेल में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद एक आपका 3rd अध्याय है, इसी में जो है 4th अध्याय के अंतर्गत उसमें भी डिटेल में आपको पढ़ना है। तो इसमें थोड़ा डिटेल में, उसमें और अधिक डिटेल में पढ़ना है। तो इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं, तो इसमें देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट।
तो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करता है ताकि वे प्रभावी ढंग से छात्रों को पढ़ा सकें और उनकी शिक्षा सकारात्मक योगदान दे सके। एक पॉइंट आपका ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए वर्तमान के समय में व्यक्ति के ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यानी कि बोला गया है कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो है व्यक्ति के ज्ञान में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात व्यक्ति का जो है ज्ञान दोगुना हो जाता है। शिक्षा एक जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया होती है। अतः प्रत्येक अध्यापक का उद्देश्य जीवन प्रतिदिन सीखना होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि जो है वर्तमान में जो है शिक्षा ज्ञान दिन प्रतिदिन जो है बदलती रहती वृद्धि होती रहती है उसमें, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात व्यक्ति का ज्ञान दोगुना हो जाता है। यानी कि 10 वर्ष बाद जो है उसका ज्ञान जो है दोगुना यानी कि बढ़ जाता है और जीवन पर चलने की प्रक्रिया है। प्रत्येक अध्यापक को जो उद्देश्य जीवन पर सीखना है कि हर एक जो अध्यापक है यानी कि यहाँ पे बोला गया ना, तो अध्यापक जो होता है अध्यापक की शिक्षा जो है वो अपना जो जीवन पर रहनी चाहिए, कि उसको सीखते रहना चाहिए अध्यापक को। यदि अध्यापक अधिगम विराम लाता है तो अध्यापक का पतन हो जाता है। शिक्षा का स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं। शिक्षा का स्वरूप ही व्यापक एवं विस्तृत है, जिसका आरंभ बालक के इस संसार में प्रवेश करने से होता है। यानी कि बोला गया है कि शिक्षा का स्वरूप जो है बहुत व्यापक और विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जिसका आरंभ बालक के इस संसार में प्रवेश करने से होता है। यानी कि जब बालक संसार में आता है और उसके बाद जब वो समाप्ति होती है, यानी कि मृत्यु तक की जो है वृद्धि होती रहती है शिक्षा में। और अध्यापक शिक्षा को पहले प्रायः पूर्व सेवाकालीन और यानी कि ये प्रकार के तौर पर बोला गया है कि ये जो आपके प्रकार होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अध्यापक शिक्षा को पहले प्रायः पूर्व सेवाकालीन और सेवाकालीन दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करने की व्याख्या थी। यानी कि दो भागों में विभाजित करने की व्याख्या थी। एक थी आपकी पूर्व सेवाकालीन और एक थी आपकी सेवाकालीन शिक्षा। इसके बाद जो है वर्तमान में वैकल्पिक और अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक अध्यापक शिक्षा तथा विशिष्ट और व्यावसायिक और जो है तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रों को भी जो है सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकल्पिक यानी दो प्रकार की आपकी शिक्षा थी। इसके बाद जो है वैकल्पिक शिक्षा जो है आपकी व्यावसायिक शिक्षा तकनीकी अध्यापक शिक्षा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए यानी कि ये हो गया यानी कि पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा। तो पूर्व सेवा काल कह सकते हैं, पूर्व सेवा या सेवा पूर्व कह सकते हैं, अध्यापक शिक्षा या अध्यापक जो है प्रशिक्षण बोल सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम होता है यानी कि ये जो टीचर बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है स्टूडेंट को वो जो है होती है यानी कि पूर्व सेवाकालीन शिक्षा। और यानी टीचर बनने से पहले जो बालकों को शिक्षा दी जाती है छात्रों को वही होती है। तो ऐसे समझिए सेवा पूर्व या कह सकते हैं सेवा पूर्व या आप कह सकते हैं पूर्व सेवा। तो सेवा पूर्व कार्यक्रम शिक्षक बनने से पहले दी जाती है, यानी कि शिक्षक बनने से पहले यानी टीचर अध्यापक बनने से पहले जो शिक्षा दी जाती है। अध्यापक बनने से पहले की शिक्षा पूर्व सेवाकालीन शिक्षा कहलाती है। इसमें शिक्षक बनने के लिए आवश्यक ज्ञान यानी कि शिक्षक बनने के लिए जो है आपको आवश्यक ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो आपको शिक्षा दी जाती है बीएड एमएड जैसे पाठ्यक्रम होते हैं। विभिन्न स्तर यानी कि विभिन्न स्तर कार्यक्रम जो है कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों का निवारण, विशिष्ट सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन आवश्यक माना गया है। विभिन्न स्तरीय ये कार्यक्रम से तात्पर्य पूर्व यानी कि जो विभिन्न स्तर ये शब्द दिया गया है। तो इससे मतलब है कि जो है विभिन्न स्तर के स्तरीय कार्यक्रम तात्पर्य पूर्व बालकालीन और जो है प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर हो जाएगा, माध्यमिक स्तर अध्यापक शिक्षा और जो है उच्च माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर पर जो है आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे जो ये कार्यक्रम है दिया गया है पूरी हेडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से कि पूर्व यानी कि विभिन्न स्तरीय यानी कि विभिन्न स्तरों पर जो कार्यक्रम से पूर्व बालकालीन यानी कि यहाँ देख लीजिए कि पूर्व बालकालीन, ठीक है, और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर की हो जाएगा और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर कार्यक्रम हो जाएगा और उच्च माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर कार्यक्रम हो जाएगा। ये पॉइंट है, इसको डिटेल में इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में और ये आपकी ये शिक्षा आएगी सेवाकालीन शिक्षा। ये जो है टीचर बनने के बाद की शिक्षा होती है, यानी कि जब बालक टीचर बन जाता है यानी कि स्टूडेंट यानी कि वही छात्र जब टीचर अध्यापक बन जाता है उसके बाद उसको शिक्षा जो दी जाती है वो जो होती है सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कहलाती है। कार्यक्रम कह सकते हैं, आप प्रशिक्षण बोल सकते हैं। तो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम उन शिक्षकों के लिए होती है जो पहले से ही कार्यरत हैं, ठीक है। सेवाकालीन शिक्षा शिक्षक बनने के बाद की शिक्षा है, बोला गया है इसमें सेवाकालीन शिक्षा शिक्षक यानी कि अध्यापक बनने के बाद की शिक्षा है। अध्यापक बनने के बाद शिक्षा दी जाती है अध्यापकों को, जिससे कार्य क्षमता यानी कि अध्यापक को शिक्षा क्यों देना जरूरी होता है आप जानते हैं, क्योंकि जो है कार्य क्षमता कुशलता में वृद्धि किया जा सके ताकि छात्रों को प्रभावी ढंग से अच्छे से पढ़ा सके। इसका उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को अपडेट करते रहना होता है, यानी कि अपडेट करना, बेहतर बनाना होता है। यानी कि सेवाकालीन शिक्षा इसलिए मतलब सेवाकालीन की टीचर बनने के बाद जो अध्यापक की शिक्षा होती है, जिस प्रकार आप हम सभी स्टूडेंट की शिक्षा होती है कि हम शिक्षा प्राप्त करें, इसी प्रकार से अध्यापक की भी शिक्षा होती है कि अध्यापक शिक्षा को भी अच्छी से शिक्षा दी जाए ताकि वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए बेहतर ढंग से और उसमें जो है अपडेट करता रहे, न्यू नॉलेज मतलब अध्ययन करता रहे। यह कार्यक्रम विभिन्न रूपों में आयोजित किए जा सकते हैं, जैसे कि कार्यशालाएं, सेमिनार, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और अध्ययन समूह। उदाहरण के तौर पर सेवाकालीन प्रशिक्षण और शिक्षक विकास कार्यक्रम। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार यानी कि दीर्घकालीन कार्यक्रम होता है, अल्पकालीन कार्यक्रम होता है, स्तरीय प्रतिमान या कैस्केड मॉडल बोल सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से आपने जाना कि हाँ ये क्या होता है। तो अब आपको एक लास्ट पॉइंट आपका आता है कि जो है पूर्व सेवाकालीन यानी कि पूर्व सेवाकालीन बोल सकते हैं, जिस प्रकार से आपको समझ में आए, ठीक है। पूर्व सेवा शिक्षा या पूर्व सेवा प्रशिक्षण या पूर्व सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा, मतलब इसी प्रकार से आप बोलिएगा जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे। और फिर इसके बाद जो सेवाकालीन शिक्षा ये आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पता हो गया होगा, क्लास करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दोनों पॉइंट आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का उद्देश्य यानी कि इन दोनों यानी पूर्व सेवा और सेवाकालीन इन दोनों का उद्देश्य शिक्षकों को न केवल शैक्षिक विषयों में दक्ष बनाना है बल्कि उन्हें नैतिक, तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सक्षम बनाना है। तो ये जो बताया गया कि मतलब ये जो पूर्व सेवा और जो सेवाकालीन शिक्षा है, प्रशिक्षण है या कार्यक्रम है, तो ये जो है शिक्षकों के लिए इन दोनों का उद्देश्य होता है। यानी कि अध्यापकों के लिए उद्देश्य शिक्षकों को न केवल शैक्षिक विषयों में दक्ष बनाना यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में दक्ष बनाना है बल्कि उन्हें नैतिक, तकनीकी यानी जो नैतिक शिक्षा है उसको भी देना है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी सक्षम बनाना है। सिर्फ उसको शिक्षा ही देना मात्र नहीं है बल्कि उसको नैतिक, तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टिकोण के लिए भी शिक्षा देना है। समझ में आया होगा। अगला पॉइंट देख सकते हैं हम।
पॉइंट नहीं है, हेडिंग से न्यू हेडिंग से आपकी दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये हेडिंग आपकी है दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के प्रकार। तो पहला प्रकार आपने देखा मतलब पूर्व सेवाकालीन शिक्षा, और दूसरा आपने देखा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अब आपका तीसरे नंबर पर आता है दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि दूर से जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है, अध्यापकों के, ये अध्यापक के लिए है। तो ये तीनों प्रकार की शिक्षा आपको याद रखनी है, यानी कि 2 प्रकार की शिक्षा की मेंशन है, वो जो पूर्व और सेवाकालीन, और ये जो है वैकल्पिक के तौर पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जहाँ शिक्षक और छात्र शारीरिक रूप से एक स्थान पर नहीं होते हैं, बल्कि ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरस्थ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा का एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षक और छात्र भौगोलिक दूरी से अलग होते हैं, लेकिन वे ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल शिक्षण सामग्री और अन्य तकनीकों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा, पहले आप दूरस्थ शिक्षा होती क्या है इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ाया था इसके पहले ऊपर हेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दूरस्थ शिक्षा दी जाती है जिसमें समय भी जो है कम लगता है और खर्च भी कम आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है दूर से यानी कि जो है टीचर और अध्यापक एक साथ क्लास में ना होकर के, यानी कि औपचारिक शिक्षा ना होकर के जो है अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है। ये जो है आपकी दूरस्थ शिक्षा जो होती है ये अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है, यानी कि औपचारिक ना होकर के औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जैसे उसमें टीचर और अध्यापक समय पर मतलब शिक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। और ये जो है अनौपचारिक शिक्षा है आपकी। दूरस्थ शिक्षा में जो है अध्यापक और टीचर जो है क्लास में उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कभी भी पढ़ सकते हैं जब आपके पास समय हो, कहीं भी सुबह शाम, मतलब अपने हिसाब से समय के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा का जो है लाभ होता है। फिर आप देख सकते हैं दूरस्थ शिक्षा एक वैकल्पिक शिक्षा पद्धति है जिसका उपयोग अधिगमकर्ता में वृद्धि करने में, ज्ञान के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा की क्या लिखा हुआ है, सीमित शिक्षांक, ये गलत लिखा है, शिक्षा आकांक्षा लिखा हुआ है, शिक्षा आकांक्षा में वृद्धि करने में, असाक्षरता की कमी लाने में और सर्व शिक्षा अभियान का सफलता सुनिश्चित करने में किया जाता है। इसमें बताया गया है कि ये दूरस्थ शिक्षा जो है, तो जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती है, यानी कि औपचारिक रूप से उसमें बालक जो है जो अधिगमकर्ता में वृद्धि करने के लिए वो सीमित होता है, यानी कि ये जो है पूरा पॉइंट पढ़ूँ फिर आपको बताऊँ। क्षेत्र सीमितता ये इतना पढ़ ही चुकी हूँ। औपचारिक माध्यम, यहाँ पे देख सकते हैं औपचारिक माध्यम की सीमित क्षमता के कारण प्रायः अनेक छात्रों को शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाना पड़ता है। जो छात्र प्रवेश परीक्षा आदि में उत्तीर्ण कर तक नहीं पहुँच पाते उन्हें भी औपचारिक शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं मिल पाता, जबकि शिक्षा प्राप्ति हेतु महत्वाकांक्षी बढ़ती जा रही। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि औपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें सीटें निश्चित होती हैं। जैसे अभी बीएड का फॉर्म है, ठीक है, तो आप बीएड का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट जो कॉलेज मिलता है तो उसमें जैसे कहीं 50 या 40 50 या 40, ठीक है, तो इतने जो है सीटें होती हैं। इसी प्रकार से तो जिस प्रकार से सीटें हैं तो बच्चे तो उतने ही लिए जाएंगे ना, तो सीटें इतनी हैं, बच्चे 1000 हैं तो उसमें से लिए कितने जाएंगे बच्चे, लिए तो 50 जाएंगे। तो इसी हिसाब से जो है बोला गया है इसमें, यहाँ जो है सीमित क्षमता के कारण जो अनेक छात्रों को शिक्षा के अवसर से वंचित रह जाना पड़ता है। जो छात्र प्रवेश परीक्षा आदि में उत्तीर्ण स्तर तक नहीं पहुँच पाते हैं, कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप सभी स्टूडेंट को। और आप सभी स्टूडेंट्स जो है आप बीएड नहीं किए हैं तो बीएड करना चाहते हैं तो आप 2 साल का कर सकते हैं बीएड। यदि आपने जो है एमए तो किया ही होगा, यदि नेट मतलब कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं नेट की, ठीक है, तो आपका बीएड कंप्लीट नहीं है तो आप सभी बीएड कर सकते हैं 2 साल का, यदि आप सक्षम हैं। नहीं तो 1 वर्ष का भी होगा जब 2026 में, तब आप कर लीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अध्यापक शिक्षा हेतु दूरवर्ती शिक्षा, जो भी हमने बोला था। वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा हेतु दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है, परंतु इसे अच्छा नहीं माना जाता है। सेवा अध्यापकों को दूरवर्ती शिक्षा द्वारा प्रशिक्षण अवसर दिया जाता है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तो हम दूरवर्ती शिक्षा है दूरदृष्टि शिक्षा, यहाँ पे हम अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं, और आपकी होती है दूरदृष्टि शिक्षा। दूरवर्ती शिक्षा जो स्टूडेंट के बारे में होती है, कि स्टूडेंट दूरवर्ती शिक्षा जो प्राप्त करता है, जैसे इग्नू हो गया, तो इसी प्रकार से अध्यापक शिक्षा है, यानी कि दूरवर्ती शिक्षा, ठीक है, अध्यापक शिक्षा के बारे में। तो सेवा अध्यापकों को दूरवर्ती शिक्षा द्वारा जो है प्रशिक्षण अवसर दिया जाता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, यानी कि अध्यापक को जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है शिक्षक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रम सामग्री, व्याख्यान और अन्य शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध कराते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें देख सकते हैं शिक्षक डिजिटल सामग्री जैसे कि ई पुस्तकें, यानी कि ई पुस्तकें हो गई, ई इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें, मतलब जैसे डिजिटल के तौर पे आप कहते हैं ई बुक, यानी कि जो मोबाइल पे जीमेल पे क्या भेजा जाता है, ये सब व्हाट्सएप पे ये सब हो गया। और ऑडियो सामग्री का उपयोग करते हैं। डिजिटल मतलब आप समझ ही रहे हैं, तो यही होगा, ठीक है। और लिखित संचार, लिखित और शिक्षक और छात्र ईमेल मैसेज, यानी कि ईमेल मैसेजिंग ऐप और अन्य लिखित माध्यमों से संवाद कर सकते हैं। तो आप सभी तो टेक्निक का ज़माना है, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसको जो है हमने शॉर्ट वीडियो में इसको जो है करा दिया है, तो उसमें देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम समझा के आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये जो है अभिविन्यास इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या उन्मुखी बोल सकते हैं। रिफ्रेशर, यानी कि रिफ्रेशर जो कार्यक्रम होता है, तो दोनों का जो है अंतर आप जानने की कोशिश करिए। ओरिएंटेशन कार्यक्रम होता क्या है, ये होता है जिसे अभिविन्यास कार्यक्रम भी कहते हैं। नए छात्रों या कर्मचारियों को किसी संस्थान, कार्यक्रम या संगठन के बारे में बुनियादी जानकारी, नियमों, प्रक्रियाओं और संसाधनों से परिचित कराना होता है। रिफ्रेशर कार्यक्रम क्या होता है, रिफ्रेशर कार्यक्रम जिसे पुनश्चर्या भी कहते हैं। पहले से ही किसी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के ज्ञान और कौशल को अपडेट करना होता है। नई तकनीकी प्रक्रियाओं या नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। कहने का मतलब है कि ये ओरिएंटेशन ये शब्द हो गया जो नए छात्रों कर्मचारियों की नई जो है परिस्थिति, नई स्थितियों से जो है अवगत कराती है, कि जो है परिचित कराती है। ये जो होता है जो पुराना ज्ञान होता है उसी में जो है अपडेट करता है काम कर रहे लोगों के, यानी कि इसे मतलब जैसे कि कौशल को अपडेट करना, क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के ज्ञान को कौशल को अपडेट करना, नई तकनीकी प्रक्रिया, यानी कि जैसे हम अदर जो हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे मिलकर के साथ में काम करें, वो आपका रिफ्रेशर कार्यक्रम हो जाता है। एक दूसरे से मिलकर के साथ में काम करना, उसको जो है अपडेट करते रहना। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी एक पॉइंट पढ़ लीजिए एक नज़र इसको।
ओरिएंटेशन कार्यक्रम नए छात्रों या कर्मचारियों को किसी संगठन, कार्यक्रम या संस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। नए माहौल या स्थिति से परिचित कराने के लिए होता है। ये जो होता है नए माहौल के लिए जो है या स्थिति से परिचित कराने के लिए शब्द है। जबकि रिफ्रेशर कार्यक्रम पहले से ही किसी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के ज्ञान और कौशल को अपडेट करते रहने की योजना होती है। यानी कि इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपने उसको पढ़ा दिया है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओरिएंटेशन और रिफ्रेशन कार्यक्रम ये जो है बुक से है, वो समझाने के तौर पे था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यक्रमों को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में 66 एकेडमी स्टाफ कॉलेज का गठन किया। ये एकेडमी स्टाफ कॉलेज नवनियुक्त प्राध्यापकों के लिए विशेष अभिकल्पना उन्मुख यानी कि उन्मुख हो गया। कार्यक्रम यानी कि जो ओरिएंटेशन है इसको बोला गया है उन्मुख, ठीक है, अभिकल्पना उन्मुख तथा सेवारत शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम संचालित किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं उन्मुखीकरण यानी कि ओरिएंटेशन को उन्मुखीकरण बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राध्यापकों में सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक वातावरण के माध्यम से स्वनिर्भरता के गुण पैदा करने के साथ साथ स्वक्षमता तथा आत्मविश्वास के गुण पैदा करना है। उन्मुखीकरण कार्यक्रम शिक्षकों को भारतीय समाज की समस्याएं तथा इनके निदान में शिक्षा की भूमिका तथा उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को एक संकल्पना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल होता है। इसके बाद जो है ये बताया गया और इसमें आप रिफ्रेशर के बारे में देख सकते हैं। यहीं पे रिफ्रेशर पाठ्यक्रम सेवारत शिक्षकों को यह अवसर प्रदान करता है कि वे अपने सहकर्मियों के साथ अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सके, जो अनुभव होते हैं उनको आदान प्रदान कर सके, एक दूसरे से सीख सके। जो भी हमने आपको बताया कि जैसे हम हैं अपने फ्रेंड से हम जो है बात करें और अनुभव जो है ज्ञान प्राप्त करें। आप अपने फ्रेंड से बात करें और अपने आस पड़ोस से बात करें तो नॉलेज इकट्ठा करें। आप वही होता है सहकर्मियों के साथ जो आप एक साथ काम करते हैं अपने फ्रेंड के साथ या पड़ोसी जो आपके साथ जॉब करते हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त एक ऐसा मंच होगा जिसके माध्यम से विषय की नवीनताओं तथा तकनीकी अनुकूलताओं का विस्तार दिया जा सके, अनुकूलताओं को विस्तार दिया जा सके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। आप सभी अच्छे से अपना रिवीजन करते रहें, पढ़ाई करते रहें। पढ़ाई बहुत जरूरी है, डेली का पढ़िए, थोड़ा पढ़िए पर पढ़िए जरूर। और पीवाई की हम डेली कराएंगे, इस जो है मंथ में हम कवर करा दें इसको पूरा जो है सिलेबस आपका। तो मई में जो है पूरा जो है आपका पीवाई हल करवाऊंगी और आप सभी स्टूडेंट सपोर्ट करिएगा, अच्छे से पढ़िए। और जो स्टूडेंट डेली वीडियो देख रहे हैं अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िए, देखिए, समझ में आएगा। एक बार में नहीं आता है, आप बार बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। और थैंक यू।